आप एक बार जोरदार तालियों से समर्थन दीजिए। मुझे ऐसा लगे कवि सम्मेलन में बैठे हैं, ऐसे जैसे कोई शोक सभा में आ गए का। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास बाबूलाल डीगिया है, बहुत देर तक हंसाएगा। बगल में सबरस मुरसानी है, वो हंसाने का काम करता है। केवल मैं ही ऐसा हूँ जो तुम्हें फंसाने का काम करता हूँ। थोड़ा सा कोशिश करूँगा तुम मेरे उसमें फंस जाओ, पर थोड़ा सा ध्यान दें। बाबूलाल डीगिया है, 26 किलो 600 ग्राम वजन होता है इसका। मैंने तुलवा के देखा है। एक बार एक मशीन पे खड़ा कर दिया, मशीन से आवाज़ वो टिकट विकेट निकल के आया। बोले कृपया इस पे कोई सामान रखें। उसके बाद पे दोबारा खड़ा किया, तब वजन आया 26 किलो 600 ग्राम। तो है ही नहीं कुछ, घर से चलता है। इसी घरवाली जो है क्या करती है साहब, 100 रुपये के चिल्लर डाल देती है। चिल्लर जाने, खुले पैसा, 1-1 रुपया की सिक्का। मैंने कहा भाभी जी क्या कर रही हो, अगले में 26 किलो 600 ग्राम का वजन है और तुम इस पे इतना वजन और लाद देती हो। बोले भाई साहब यही तो कर रही हूँ। तुम्हें पता है कवि सम्मेलन में जा रहे, रास्ते में आंधी आ गई तो समझ गए आप, समझदार हैं। तो जहाँ अच्छा लगे वह तालियां बजा दिया करो यार। मैं उस बाबूलाल डीगिया की बात कर रहा हूँ। एक बार घर चला गया इसकी पत्नी, ढेला दे घूसा, ढेला दे घूसा। मैंने कहा कर रही है भाभी? बोले कछु ना कर रही, जो तुम समझ रहे वो बात ना है, तुम्हें और कौन सी बात है? बोले कल वैद्य के पास ले गई, वैद्य जी ने कही याद दवाई है, कूट कूट के दी। समझ रहे हैं आप बात को? तो वो दवाई का प्रयोग हो रहा है। एक बार की बात है साहब, बहुत पहला मित्र है मेरा, बहुत पुराना मित्र है। अब तो जो 60-65 के 70 साल की उम्र का हुआ शायद, बड़ा बूढ़ा है। उस समय साहब इसकी जो है शकल सूरत कुछ अजीब है। 1.5 टांगे अगले की चलने फिरने में दिक्कत आती है। पतला दुबला 26 किलो 600 ग्राम का। ये शादी नहीं हो रही थी इसकी। मेरे पास आ गया, बोले यार सोमदत्त व्यास मेरी शादी नहीं हो रही, मैं क्या करूं? मैंने कहा निर्मल बाबा के दरबार में चला जा। अगला चला गया, बाबा से बोला मेरी शादी नहीं हो रही। बाबा ने कहा जेब में तस्वीर किसकी है? तस्वीर निकाली तो अटल बिहारी वाजपेयी की। बोले यही तो कृपा अटक रही है। अरे इस तस्वीर को हटा और दिग्विजय सिंह की लगा। अगले ने साहब दिग्विजय सिंह की तस्वीर जेब में रख ली। कुछ दिनों बाद लड़की वालों के चक्कर लगने शुरू हो गए। चमत्कार, लड़की वाले आए और देख जाएं, आए और देख जाएं, कहीं कुछ नहीं। जब 10-5 चले गए तो उनके पिताजी को गुस्सा आ गया। इन्होंने एक लड़की वाले को पकड़ लिया। बोले क्या बात है यार, तुमने लड़के को नहीं देखा? बोले सर हमने तो देख लिया, पर इसे आप किसी डॉक्टर को दिखाओ। तो आप आनंद लें, हंसें हंसाएं। और इस घड़ी को जिसमें आप जान रहे हैं, इस समय इस जो है श्री हरिदास फ्यूल्स के अंतर्गत इस सानिध्य में आप बैठे हुए हैं। और आज से जैसे आपको CNG का भी उद्घाटन हो चुका है। लीजिए साहब, मैं चाहता हूं बड़े जोरदार तालियों के साथ आप बाबूलाल डीगिया को आवाज दें। आवाज मैं दे रहा हूं लेकिन आप समर्थन करें। बाबूलाल डीगिया आए और अपना कायपाठ करें। भाई बाबूलाल डीगिया। छोटे छोटे बच्चों को मेरा प्यार, नौजवानों को राम राम, बुजुर्गों को अंतिम प्रणाम। अंतिम प्रणाम बुजुर्गों को इसलिए कि अगली साल ये कराए, कब सम्मेलन मैं नहीं मिल पाऊं और सौभाग्य में आ जाऊं तो यार बुजुर्ग मुझे नहीं पावे, तो बुजुर्गों को मेरा अंतिम प्रणाम। मेरे से भाई व्यास जी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। 26 किलो का जिस मशीन पर इनने मुझे चढ़ाया कि डीगिया जी अपना वजन आजमाओ, और सच बात है मेरा वजन निकला था 26 किलो 600 ग्राम। मैंने कहा व्यास जी मेरा वजन 26 किलो 600 ग्राम है, आप भी वजन पर चढ़ो। बोल भाई साहब पैसे तू डालेगा। तो मैंने व्यास जी को मशीन पर चढ़ा दिया साहब। 1 रुपए का सिक्का डाला, कोई कार्ड ही नहीं आया। मैं बड़े चक्कर में 2 रुपए का सिक्का डाला, कोई कार्ड नहीं आया। और भाई साहब जब 5 रुपए का सिक्का डाला तो उसमें इतना बड़ा कार्ड आया और कार्ड में लिखा कृपया कार्ड को गौर से पढ़ें, मशीन पर एक साथ 5-5 ना चढ़े। और जो व्यास जी अब मेरी घरवारी की बात बता रहे थे, लीजिए साहब मैं इनकी घरवारी की एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। हम कवियों का आना जाना होता है साहब। मैं एक दिन इनके घर पहुंच गया, मुझे पता नहीं था कि इनके घर में गृह युद्ध छिड़ रहा है। इनकी धर्मपत्नी 1 सप्ताह से इनसे बात नहीं कर रही। जैसे मैं आया इन्होंने सोचा डीगिया जी घर आए, आज मेरी इज्जत कैसे रहे, घरवारी बात नहीं करती है। लेकिन साहब ये अपनी गर्दन नीचे करके इन्होंने अपनी घरवारी को आवाज लगाई, बोल डीगिया जी आए थोड़ा पानी लाओ, पानी तो पिलाओ। घरवारी गुस्सा में फटी जाई, बोल बुरे क्यों घड़ा में। कभी थे साहब बड़ी बुद्धि से काम लिया, इज्जत का सवाल था। अरे बोल घड़ा कहाँ है? बोल रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है? बोल घर में।
अरे बोल घर कहाँ है के गांव में, अरे बोल गांव कहाँ के पंचायत में, बोल पंचायत कहाँ के तहसील में, बोल तहसील कहाँ के जिले में, अरे बोल जिलों कहाँ के प्रांत में, बोल प्रांत कहाँ के भारत में, अरे बोल भारत कहाँ के एशिया में, अरे बोल एशिया कहाँ के संसार में, अरे बोल संसार कहाँ के पानी में, बोल पानी कहाँ के बूढ़े के घोड़ा में लादर पे बादे ये आके सब औकात है साहब जो है जो। और साहब मेरी धर्मपत्नी की बात कर रहे थे कि जेब में चिल्लर रख दिया वो रख दिया, अपनी कोई बात नहीं कह रहे ना अपनी घरबारी की कहते हैं। इनका प्लान बना था कि डीजीआजी वेयर बस्ती के वेयर में किला देखने लायक है। इन्होंने कहा अपनी धर्मपत्नी से कि हम वेयर चलते हैं किला देखते हैं। बोल ठीक है चलो साहब, ये चल दिया साहब। बच्चा इनका छोटा था, इनकी धर्मपत्नी थी। जैसे ही हमारे वेयर मार्केट में आए इन्होंने अपने बच्चे से कहा बोल बेटा देख यहाँ कितने खिलौने हैं क्या लेगा, इधर देख कुछ पोशाकें रखी हैं क्या लेगा। बच्चा ने कहा पापा मैं पार्ले का बिस्कुट लाऊंगा। अरे बोल कम वक्त अपने भरतपुर में क्या कमी है जो तुम यहाँ आकर के लेगा। बच्चा साहब रोने लगा। इनकी घरवाली ने इनको समझाया बोल बच्चे को बिस्कुट दिला दो। बच्चे को साहब इन्होंने बिस्कुट अपनी वेयर में दिला दिया। बच्चा बड़े प्रेम से खाने लगा और खाते खाते एक बिस्कुट बच्चे के हाथ से गिर गया। वो बच्चा उस बिस्कुट को उठाने लगा। इसकी धर्मपत्नी ने बच्चे का हाथ पकड़ा और बोले बेटा क्या कर रहा है। बोल मम्मी बिस्कुट गिर गई उसको उठा रहा हूं। बोल नहीं बेटे गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए, अगर तुझे बिस्कुट की आवश्यकता है तो बाजार से दूसरा और ले लेंगे। बच्चा समझदार साहब बिस्कुट पटक दी, किले की सीढ़ियां चढ़ने लगे। भाई साहब व्यास जी गिर पड़े। इनकी धर्मपत्नी पकड़ के उठाने लगी। बच्चे ने तुरंत हाथ पकड़ा। बोल मम्मी क्या कर रही है। बोल बेटा तेरे पापा जी गिर गए उन्हें उठा रहे हैं। बोल मम्मी गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए, मम्मी गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए, अगर पापा की आवश्यकता है तो वेड़ते दूसरों और ले चल लेंगे। ऐसे हमारे व्यास जी हैं। लीजिए साहब मैं आज जब अपने घर से चला तो मेरी पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवाली बोली शाम को दरिया तो है ही, शाम को दरिया तो है और खासकर तेल एरिया रखा है। मैंने कहा क्यों। बोल रहा है हम कुत्ता मुंह देगो मुझे फेंकना पड़ता आप डिनर ही कर जाओ। भाई साहब और बस अड्डे पाया। कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा बाबा कहाँ जाएगा बाबा कहाँ जाएगा। भाई साहब मैं कमजोर था गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा ले चलेगो का। ड्राइवर बोले बोल बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे तू आजा स्वर्ग पहुंचा दूं। मैंने ड्राइवर से कहा ड्राइवर तेरे 64 दांतन ने तोड़ दूंगा। मैंने ड्राइवर से कहा ड्राइवर तेरे 64 दांतन ने तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत में पतो बीच में तू तो बोला तो 32 तेरे और 32 आके। भाई साहब मैं बस में बैठा और व्यास जी उसी बस में बैठे। मैंने कहा भाई साहब पैर से विकलांग हूं मुझे बैठ जाने। पीछे जा आगे जा। भाई साहब पीछे जा। पीछे वाले कहते हैं आगे जा। 15 मिनट हो गए किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। वो कंडक्टर बहुत अच्छा था जाने कब से मेरे को देख रहा और बोले बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठा। 4 किलोमीटर बस चली रुकी। कारी पेंट कारी बुरसट कारी चश्मा देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। बस में चढ़ी 1 मिनट खड़ी हुई। व्यास जी बोले आदरणीय कब तक खड़ी रहोगी, लो मैं सरकता हूँ बैठ जाओ। कि नहीं नहीं बाबा बैठो रहे। लेकिन साहब सच बताता हूँ वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आए के मेरे पास बोनट पर बैठ गए। हंसने की बात नहीं, सब अपनी अपनी किस्मत का खेल है। किस्मत कैंसिल भाई साहब बुसावर बस अड्डे पे आया। एक भिखारी आया मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है। बोल 2 रुपया दे दो। अरे मैं क्या करेगा। बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत हो हम बाप ऐसे ही पैसा मांगे। जाकी जैसी हैसियत हो हम बाप ऐसे ही पैसा मांगे। मैंने भाई साहब तुरंत व्यास जी की तरफ हाथ कर दिया। मैंने भाई साहब इनसे ले ले। तो भिखारी ने व्यास जी को ऊपर देखा नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है। बोले खुद ही भिखारी से लग रहे हो हमको कहा देगो। भाई साहब ठोकर मारे बस अड्डे पाया। एक भिखारी और आया मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है। बोल 10 रुपए दे दो। अरे मैं क्या करेगा। बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के बोले बाबूजी
5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैं तो भिखारी होकर प्रेम का रखता है, बोल भाई के चक्कर में भिखारी बनो नहीं, मैं महलन में रह रहा हूं पहले। और भाई साहब जब ठीक भरतपुर में आया तो एक भिखारी और आया यार मेरे से, बोला बाबूजी 5 रुपए दे दो। मैं नहीं है। 4 रुपए दे दो, नहीं है। 3 रुपए दे दो। व्यास जी गुस्सा में बोले नहीं है, कुछ नहीं है। बोल बाबूजी 1 रुपया दे दो। फिर ये गुस्सा में बोले, बोल कुछ नहीं है। तो बोल तुम या बस में काहे को बैठे हो? तो क्या करें? बोला आज आप दोनों कटोरा लेके बाजार में मांगेंगे। भाई साहब तो ठीक मैं आपके यहाँ, तो मुझे किसी ने नजर उठाकर नहीं देखा, डॉक्टर साहब ने देखा। एक डॉक्टर साहब बोले भाई साहब कहाँ के हो? मैं राजस्थान का। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा यहाँ जा रहा हूँ मुड़े से। बोल क्यों? मैंने कभी सम्मेलन है, पेट्रोल पंप पर साहब कब सम्मेलन करा रहे हैं, उसमें कविता पढ़नी। बोला आप कभी हो? मैंने कहा हाँ। बोला आप काहे के कभी हो? आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ, मैं सही हूँ। अरे बोल मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास कर। आप में खून देंगे, खून चेक करा ले। मैं डॉक्टर साहब जब खून नहीं आए तो चेक का कराऊं? अरे बोला अपना ब्लड प्रेशर चेक करा ले। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहां से होगा? और ब्लड प्रेशर के बारे में मैं खूब जानता हूं। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता मेरा ब्लड हाई था और इंटर किया तो मध्यम रह गया। और जादन थे डॉक्टर साहब घर बारी आई है, वादन थे लो चल रहा है। फिर भी साहब डॉक्टर साहब ने सिरंज उठाई, मेरे लगाई। 10 मिनट बाद डॉक्टर साहब के पसीना, डॉक्टर साहब के पसीना। मैं डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोल भाई साहब खून नहीं मिला है। मेरे डॉक्टर साहब की सिरंज को तोड़ा। मैं डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहां मुझे काटते हैं तुरंत खून निकाल लेते हैं। माफ करना यूपी वालों, मैं यूपी के किसी डॉक्टर की रचना नहीं पढ़ रहा हूं। मैं अपने राजस्थान के उस डॉक्टर की रचना पढ़ रहा हूं कि मरीज का दाहिना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। सत्य घटना है, सत्य रचना है। अच्छी लगे समर्थन देना, अच्छी ना लगे तो शांत बैठे रहना। कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले, बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला और डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज? मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं। चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते? एक छोटी सी और साहब कि मैं व्यास जी इंटरव्यू देने चले गए साहब, दोनों साथ साथ के, साल भर का अंतर है हमारी इसकी उम्र में। दिल्ली हम और भाई साहब इंटरव्यू देने चले गए नौकरी काजे। वहाँ पहले मेरा नंबर आया। अरे बोल भाई साहब कोई बाबूलाल डीगिया है? मैंने कहा सर मैं हूँ। बोल अंदर जाओ इंटरव्यू दे आओ। भाई साहब मैं इंटरव्यू देने अंदर पहुंचा तो अधिकारी जी ने एक प्रश्न सरकाया। बोले बेटा भारत की सर्वप्रथम स्त्री प्रधानमंत्री कौन थी? मैंने कहा सर श्रीमती इंदिरा गांधी। बोले ये पृथ्वी कैसी है? मैंने कहा सर गोल है, चपटी है, खोज जारी है। बोले भारत आजाद कब हुआ? मैंने कहा सर 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। बोल ठीक है बेटा तेरा इंटरव्यू हैगा, तू बाहर जा। जैसे ही साहब मैं बाहर आया व्यास जी बोले, बोल डीगिया जी क्या पूछा है? मैंने जल्दी जल्दी में 3 प्रश्नों का उत्तर बता गया। पहले का इंदिरा गांधी, दूसरे का गोल है, चपटी है, खोज जारी है, तीसरे का बता दिया 1857 से प्रयास किए, 1947 में सफलता मिली। भाई साहब को आवाज लगी, बोल सोमदत्त व्यास जी। बोल जी साहब, बोल जाओ इंटरव्यू दे आओ। भाई साहब जी अंदर गए, इनको ये पता नहीं अधिकारी का मुंह बदल गया। उन्होंने सीधी सादी भाषा में अधिकारी ने पूछा कि आपका क्या नाम है? ये बोले श्रीमती इंदिरा गांधी। अरे बोल तेरी बुद्धि कैसी है? बोल गोल है, चपटी है, खोज जारी है। बोल तुम पैदा कब हुए? बोल 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। ऐसे आदरणीय व्यास जी बैठे हैं। लीजिए साहब सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान, मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरे चारपाई के पास खड़ी घरवारी
बोली अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूं, बहरा नहीं हूं, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूं, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कौमका तेरी उम्र 70 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाहे 10 मिनट पे ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 70 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाहे 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। भाई साहब इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी ये अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में थे, बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवाली बोली कहां जा रहे हो? भरताल। मैंने क्या आत्महत्या करने? बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवाली बोली ऐसे कि मैं देख रही हूं ये पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहां से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहां से लाऊंगी ईंधन। ठोको ताली अगर अच्छी लगी हो तो एक बार। मैंने कहा तू मेरी ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूं, आओ इधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना, 5 हीटर रख के घर चली आना, बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू एक बात बता, जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो इन 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा। देखिए साहब, मेरे सौभाग्य नौकरी हेतु कॉल लेटर आया, नौकरी हेतु एक कॉल लेटर आया, मैं फूला नहीं समाया, खुद पढ़ा, मित्रों को पढ़वाया, 7 तारीख को इंटरव्यू के लिए बुलाया। जिस दिन 7 तारीख आई, साइकिल उठाई, दफ्तर आए, 5 अधिकारी बैठे पाए, वहां के चपरासी ने आवाज लगाई, कोई बाबूलाल है भाई? मैंने कहा सब मैं हूं। बोला अंदर जाओ इंटरव्यू दे आओ। मैंने साहब अधिकारी जी के सामने अपना सिर झुकाया, अधिकारी जी ने एक प्रश्न मेरे तरफ सरकाया, बोल बेटा भूगोल पढ़ी है? मैंने कहा जी पढ़ी है, खूब पढ़ी है, और 8 में तो लगातार 4 साल पढ़ी है। भूगोल पढ़ी है और 8 में तो लगातार 4 साल पढ़ी है, तो बोल बताओ वनों से हमें क्या लाभ होते हैं? बताओ वनों से हमें क्या लाभ होते हैं? मैंने कहा हजूर वनों से तो हमें बहुत लाभ होते हैं, वन हमारे बहुत काम आते हैं, चोरी डकैती अपहरण और बलात्कार करके वनों में तो छिप जाते हैं। वन हमारे बहुत काम आते हैं, चोरी डकैती अपहरण और बलात्कार करके वनों में छिप जाते हैं और पुलिस की धरपकड़ से बच जाते हैं, वीरप्पन का चलाई वीरप्पन के बाप बन जाते हैं। हजूर वन हमारे बहुत काम आते हैं, वन हमारे बहुत काम। दूसरे अधिकारी ने बुलाया, उसने भी एक प्रश्न मेरी तरफ सरकाया, बोल बेटा हिंदी के बारे में जानते हैं? मैंने कहा सर हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, हिंदी के बारे में खूब जानते हैं। तो बोल बताओ ये गंगा कहां से आती है और कहां तक जाती है? गंगा कहां से आती है और कहां तक जाती है? मैंने कहा सर गंगा शर्मा जी के घर से आती है और वर्मा जी के घर तक जाती है। गंगा शर्मा जी के घर से आती है और वर्मा जी के घर तक जाती है, शाम को मैला बदन गीले कपड़े वापस शर्मा जी के घर पहुंच जाती है। क्या बात है, वाह। बोल तू किस गंगा की बात कर रहा है? मैं उस गंगा की बात कर रहा हूं जो हिमालय पर्वत से निकल बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दिन भर पापियों का पाप धोती है। मैंने कहा हजूर वो गंगा पापियों का पाप धोती होगी, पर ये गंगा जब सुबह सुबह शर्मा जी के घर से वर्मा जी के घर तक जाती है तो दिन भर झूठे बर्तन और मैले कपड़े इस पेट की खातिर धोती है। वो गंगा मैं पापियों का मैल धोती है, ये झूठे बर्तन और मैले कपड़े इस पेट की खातिर धोती है, वो इस पेट की खातिर धोती है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह। तीसरे अधिकारी ने बुलाया, उसने भी एक प्रश्न मेरी तरफ सरकाया, बेला अब की साल पद्मश्री किसको मिली? बेटा पद्मश्री अब की बार किसको मिली? मैंने कहा सर पद्मश्री तो अब की बार मुझे मिली। बोल पद्मश्री आपको? मैंने कहा जी हाँ। बोल कैसे?
मैंने कहा सर ऐसे बैसाख में मेरी शादी हुई थी, मेरी धर्म पत्नी का नाम पद्मश्री है, इसलिए मुझे मिली, पिछले साल का पता नहीं जान किसको मिली। बढ़िया है। और जाते जाते बहुत बढ़िया, वाह। एक छोटा सा व्यंग। स्वागत, पढ़ो। इनके लाला बोले पापा, ब्याज जिनके छोटे से बच्चा में माई बैठो, पापा बहुत सारा बच्चा है ना। हाँ पापा तेरी शादी है गई क्या? बोले हाँ बेटा है गई। बोल कौन के संग हुई? बोल तेरी मम्मी के संग। वाह रे वाह, खूब होशियार है, घर के घर में शादी कर ली, देखो कैसे होशियार है। लीजिए साहब छोटा सा व्यंग। बहुत बढ़िया, वाह। मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया, 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, बोल पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। मैंने कहा नहीं बेटे, रावण जलेगा, ऐलान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं, राम के बाण से जलेगा। बोल पापा सच मान, रामचंद्र जी खूब चला रहे हैं बाण, फिर भी नहीं जल रहे श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया, देखकर दृश्य में भी चकराया। राम चला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज, मैंने जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से दहाड़ता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोला, रावण तू नहीं जलेगा तो कि तेरा बाप जलेगा, तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला, बोल मूर्ख तू कहां से आ रहा है, मुझे हर साल जलता देखता है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता है, और अगर तुझे जलना ही देखना है तो तेरा पूरा भारत वर्ष देख ले, जो संप्रदाय की आग में जल रहा है, जलना ही देखना चाहता है, संप्रदाय की आग में। वाह। तब चंडियों को लेकर सहारा में ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा, भैया रावण जल जाओ, ये जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? रावण बोला यूं, अध्यापक परीक्षार्थी बोल क्यों? बोला परीक्षार्थी रोडवेज वाले, अध्यापक और परीक्षार्थी बिजली वाले और रोडवेज वाले, ये बिजली वाले गर्मियों में, रोडवेज वाले शादियों में, सूरज हमेशा गर्मियों में, ये एक एक साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन है आज हम भी हड़ताल करते हैं। वो मैंने कहा भैया तेरे मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, मैं रामचंद्र जी से आपका समझौता कराता हूं। कि रामचंद्र जी से मेरा समझौता, आप मानव है, मानवता आपकी जात है, मुझे राम तो नहीं राम के भक्तों से सिखाते हैं जो बिना कारण मुझे हर साल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इस कोसी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ, ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ, ऐसे हत्यारे।